हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ लाइट वेव्स। सो लाइट वेव्स का जो इंट्रोडक्शन है ये मैं दे देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका एनसीईआरटी का 10th चैप्टर है क्लास 12th का। सो लाइट वेव में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऑप्टिकल पाथ और थिन फिल्म इंटरफेरेंस। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन। मतलब ये एक फिनोमेना है, जैसे इंटरफेरेंस एक फिनोमेना है जो वेव्स शो करते हैं, उसी तरह का एक दूसरा फिनोमेना है डिफ्रैक्शन। ये भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। डिफ्रैक्शन में हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। एक दूसरा डिफ्रैक्शन भी होता है जिसे फ्रेनेल डिफ्रैक्शन कहते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे एंड देन डिफ्रैक्शन पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सो दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तीसरा चीज जो पढ़ेंगे दैट इज हाइगन्स प्रिंसिपल। सो हाइगन्स प्रिंसिपल ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वेव्स का। मतलब जब थॉमस यंग, जिन्होंने बेसिकली इस्टेब्लिश किया कि लाइट वेव है, उससे पहले हाइगन ने भी कुछ थ्योरी दे के रखी थी। तो उन थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है और उनसे हम कौन कौन सी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल में। सो हाइगन्स प्रिंसिपल इज नथिंग बट इट अगेन एम्फसाइजेस जस्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन इज अगेन अ डिफरेंट फिनोमेना, और पोलराइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे पोलराइड्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब वो पोलराइड से पास होते हैं, इसके अलावा ब्रूस्टर्स लॉ। सो बेसिकली ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमको लाइट वेव में पढ़ने हैं: इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, हाइगन्स प्रिंसिपल एंड पोलराइजेशन। इसमें मैं बता दूं कि ये जो 3 चीज़ें हैं, इंटरफेरेंस, उसके बाद डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों तो फिनोमेना हैं, जबकि ये जो है आपका हाइगन्स प्रिंसिपल ये जस्ट एक अगेन एक प्रिंसिपल है। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसने कुछ कैलकुलेशन दिया था हमको थॉमस यंग ने, उसी तरह से हाइगन ने एक पूरी एक थ्योरी दी थी कि किस तरह से लाइट जो है वो प्रोपगेट करता है, तो वो भी हमको पढ़ना है। सो ये उसके टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इंटरफेरेंस से। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव से हम लोग शुरुआत करेंगे। सो इंटरफेरेंस जब हम लोग सुनते हैं, इंटरफेरेंस वर्ड मेरे ख्याल से आप पहली बार नहीं सुन रहे होंगे। जब आप 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस हम लोग पढ़ते हैं। सो ये जो वर्ड है इंटरफेरेंस, ये ठीक है हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा डेली लाइफ में भी हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, इंटरफियर करना। जैसे लोग बोलते हैं कि आप उसकी लाइफ में इंटरफियर कर रहे हो या आप उसके काम में इंटरफियर कर रहे हो। तो इंटरफेरेंस का होता है मतलब 2 चीज़ें या 2 लोग है ना आपस में उलझ जाएं या एक दूसरे के लाइफ में या एक दूसरे के काम में दखल दें, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, इंटरफियर करना। उसी तरह से वेव्स में भी एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे 2 वेव्स हैं हमारे पास या 2 से ज़्यादा वेव्स हैं हमारे पास, तो वो वेव्स जब मिलती हैं तो उनकी जो इंडिविजुअल चीज़ें हैं वो गायब हो जाती है, एक नया ही फिनोमेना सामने निकल के आता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इंटरफेरेंस। सो ये जो इंटरफेरेंस है ये हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ वेव है कि नहीं। मतलब किसी भी चीज़ को ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि क्या ये वेव है या पार्टिकल है, तो अगर वो वेव है तो वो इंटरफेरेंस जैसा एक फिनोमेना देगा। ये हमारा मतलब साइंस में पढ़ने का ये तरीका है, वेव्स को समझने का ये तरीका है कि कोई भी चीज़ अगर वेव है तो वो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन इस तरह की चीज़ें वो करके देगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट का नाम आता है जिसे हम लोग कहते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। आपने पढ़ा होगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये वाला लेक्चर काफ़ी इंट्रोडक्टरी होने वाला है, जस्ट आपको फील आना चाहिए कि ये इंटरफेरेंस, वेव, ये क्या चीज़ें हैं। और जस्ट हम लोग थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे कि क्लास 11th में जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था उसे रिवाइज़ करेंगे, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्चुअल में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। सो जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था, तो इसका जो रिजल्ट होता है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रैक्ट किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन होता है इसमें।
सो डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस ये तो वेव करते हैं, वेव में होता है इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बेसिकली इस चीज़ को इस्टेब्लिश करता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, मतलब वेव है और पार्टिकल भी है। जैसा आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो वो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग रिजल्ट आपको देता है, और उस रिजल्ट पे आप इन्फर करते हो कि भाई ये चीज़ वेव है या ये चीज़ पार्टिकल है। तो वेव या पार्टिकल जो होता है ये हमारे दिमाग में एक बसी हुई चीज़ है कि जैसे कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल का एक नेचर होता है कि पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट जैसे आपके पास एक बॉल हो सकती है, दो बॉल हो सकती है, तीन बॉल हो सकती है, इस तरह से, क्योंकि वो पार्टिकल्स में है तो पार्टिकल डिस्क्रीट होता है। जबकि वेव जो होता है, वेव हमेशा क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। मतलब कंटिन्यूअस होता है मतलब वो आप जैसे एक वेव जा रही है, किसी रस्सी में एक वेव जा रही है, तो एक वेव दो वेव ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूअस एक वेव होती है। ठीक है, पार्टिकल में भी एनर्जी होगी, वेव में भी एनर्जी होगी, पार्टिकल में भी मोमेंटम होगा, वेव में भी मोमेंटम होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि वेव और पार्टिकल की जब भी बात होती है तो हमारे पास प्री डिफाइंड नोशंस हमारे दिमाग में होते हैं कि पार्टिकल है तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, वेव है तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशंस या दीज नोशंस, जो नोशन हम अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, उन्हीं नोशंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके किसी भी चीज़ के लिए हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं कि ये फला चीज़ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वेव नेचर शो कर रही है या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पार्टिकल नेचर शो कर रही है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। सो बेसिकली जैसे मैंने बात किया कि इंटरफेरेंस जो है ये एक टूल है जस्ट टू एस्टैब्लिश वेव नेचर ऑफ एनीथिंग। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया, जैसे इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्ट कर रहे हैं तो वो वेव हो गए। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि टू एस्टैब्लिश वेव नेचर ऑफ एनीथिंग वी टेक हेल्प ऑफ फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का हेल्प हम लोग लेते हैं टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज वेव और नॉट। ठीक है, तो अब आते हैं कि भाई इंटरफेरेंस होता कैसे है, इंटरफेरेंस किस तरह का होता हुआ दिखाई देता है। सो इंटरफेरेंस एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि दो वेव्स, दो से अधिक वेव अगर इंटरफियर करती हैं तो उसकी इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी खत्म हो जाती है, एक नई प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आपके पास साउंड वेव आ रही है, तो साउंड वेव की एक प्रॉपर्टी आपको सुनाई दे रहा है, उसकी एक लाउडनेस है, उसकी एक पिच है, तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। उसी तरह से लाइट वेव, लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि वो कितना इंटेंस है, उसका कलर क्या है, तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से वेव्स जैसे दो सोर्सेज है, मान लीजिए लाइट के दो सोर्सेज हमारे पास, तो दोनों सोर्सेज इंडिविजुअली अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी शो कर रहे हैं तो उसका एक कुछ कलर होगा, कुछ इंटेंसिटी होगी जो आपको कहीं पर दिखाई देगी। उसी तरह से कोई दूसरा सोर्स है, उसका कोई पर्टिकुलर कलर होगा, इंटेंसिटी होगा जो दिखाई देगा आपको। लेकिन जब आप दोनों इन वेव्स को जब आप इंटरफियर करा देंगे, अगर ये इंटरफेयर करने लायक हैं, वो हम लोग देखेंगे कि हर वेव जो है इंटरफेयर नहीं करेगी, उसके लिए कुछ कंडीशन हमको कुछ पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेगी। सो ये जो दोनों वेव जब एक साथ जब इंटरफेयर करेंगे तो हमको एक नया ही इंटेंसिटी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे 1 + 1 2 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ जगह 1 + 1 4 हो जाएगा और कुछ जगह 1 + 1 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह का चीज़ 1 + 1 4 होने का मतलब कि कहीं पे जो इंटेंसिटी है दोनों की इंटेंसिटी के समीशन से भी ज़्यादा इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी और कहीं पे इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। उसी तरह से साउंड वेव में जैसे दो सोर्सेज हैं तो दोनों की वजह से अगर कहीं इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पे इंटेंसिटी या तो ज़्यादा हो जाएगी कहीं कहीं पर, या कहीं कहीं पर इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये तभी होगा जब साउंड में या लाइट में वेव नेचर होगा। तो इसी को हमने यहाँ पे वर्ड्स में डिफाइन कर रखा है कि जो हमारा, सॉरी इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ, कि जो हमारा इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस हम इस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे किसी भी फिनोमेना में कि जब वहाँ पर क्या होगा, सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट, ये लाइट के पर्सपेक्टिव में डिफाइन कर दिया हमने, लाइट ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब वहाँ पर एक की वजह से कुछ इंटेंसिटी थी, दूसरे की वजह से कुछ इंटेंसिटी थी, लेकिन दोनों को जब जोड़ दिया गया तो दोनों की इंटेंसिटी का डायरेक्ट समेशन आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिला। वहाँ पे इंटेंसिटी कहीं समेशन से ज़्यादा हो गई या कहीं दोनों के इंडिविजुअल समेशन से इंटेंसिटी कम हो गई। तो इस तरह का जो पैटर्न हमको देखने को मिलता है इसी को हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं, और ये जो फिनोमेना होता है इसे हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस।
सो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं सुपर पोजिशन। तो ये सुपर पोजिशन को मैं यहाँ पर फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ, ये आपने 11th क्लास में पहले ही पढ़ रखा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं कि ये सुपर पोजिशन क्या होता है जिसकी वजह से इंटेंसिटी कम या ज़्यादा देखने को मिलती है। सो इंटरफेरेंस में ये जो सुपर पोजिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे, जैसे साउंड वेव आपने पढ़ा होगा। सो मान लीजिए हमारे पास दो सोर्सेज हैं, दो अलग अलग सोर्सेज हैं। लेटर से यहाँ पर एक सोर्स है S1, उसी तरह से यहाँ पर एक दूसरा सोर्स है S2। दोनों से कुछ वेव इस तरह से निकल रही होगी। ये साउंड वेव हालांकि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लेकिन मैंने इसे ट्रांसवर्स में दिखा रखा है सो दैट आपको विजुलाइज हो जाए। और ये यहाँ पे कोई पॉइंट P है। सो लेटर से मान लीजिए किसी समय पर S2 नहीं था, खाली S1 था। S1 होने से यहाँ पर कुछ इंटेंसिटी रहा होगा साउंड का I1, कुछ जो लाउडनेस रहेगी, या और उस इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग कोई एम्पलीट्यूड रहेगा। सो एम्पलीट्यूड जो है ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं है, मतलब एम्पलीट्यूड को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, इंटेंसिटी, है ना। जैसे साउंड है तो उसकी लाउडनेस आप ऑब्जर्व करेंगे, तो लाउडनेस जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो इसी तरह इसीलिए क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वांटिटी होती है रादर देन एम्पलीट्यूड। इसीलिए बार बार इंटेंसिटी का टर्म लाते हैं, और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये हम लोग यूज़ करेंगे हमेशा। दूसरा मान लीजिए सोर्स 2 है। सोर्स 2 जो है पॉइंट P पर एक इंटेंसिटी जनरेट करता है I2 और उसका एम्पलीट्यूड है A2। इस पॉइंट P पर इनका ये करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटीज़ हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड्स हैं। ये इस पॉइंट P पर है। तो मान लीजिए S2 जब एब्सेंट है तो S1 ने I1 इंटेंसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस की, और इंटेंसिटी का यूनिट आपको मालूम होगा वाट पर मीटर स्क्वायर, उसके हिसाब से कुछ लाउडनेस आएगी और उससे करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड रहेगा। और उसी तरह से S2 के लिए है, जब S1 एब्सेंट रहेगा तब S2 ने इतना इंटेंसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस किया और ये उसका करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड था। लेकिन अगर ये दोनों वेव्स यहाँ पर इंटरफियर कर जाएं, अगर इनका यहाँ पर इंटरफेरेंस हो, तो ऐसा नहीं होगा कि इंटेंसिटी आपको I1 प्लस I2 सुनाई देगी। ये कुछ अलग ही इंटेंसिटी सुनाई देगी, और वो इंटेंसिटी किस तरह से सुनाई देगी वो निकालने के लिए हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। और ये जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट निकल के आएगा, ए रिजल्टेंट, जिसको मैं कैपिटल A से लिख रहा हूँ, दिस इज गिवन बाई फेजर सम। उसका फेजर सम करते हैं जो वेक्टर सम जैसा होता है, वो कैसा होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये बिल्कुल वेक्टर में जैसा हम सम करते हैं उस तरह का ये समीशन होता है, वेयर A1 एंड A2 आर इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स एंड डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये जो डेल्टा फाई है ये हमको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये है फेज डिफरेंस। अब इस फेज डिफरेंस को थोड़ा सा समझते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा, बट बहुत ही सिंपल टर्म्स में इस फेज डिफरेंस को समझते हैं कि फेज डिफरेंस क्यों आएगा। फेज डिफरेंस आएगा पाथ डिफरेंस की वजह से। मान लीजिए ये x1 था तो ये हो गया x2। मान लीजिए ये जो S1 सोर्स है ये यहाँ से यहाँ तक x1 डिस्टेंस चल के आया है, S2 सोर्स जो है वो x2 डिस्टेंस चल के आया है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों में इनिशियल कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है मतलब ये किसी पर्टिकुलर टाइम में इसके जस्ट मान लीजिए स्पीकर है तो इसके जस्ट सामने जो फेज़ होगा साउंड वेव का वही सेम फेज़ इसका होगा हर समय, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो फेज़ डिफरेंस है इसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फेज़ डिफरेंस समझना बहुत ही आसान है। देखिए आप बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये एक वेव है, तो एक वेव को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि एक क्या होगा, इसमें एक वेवलेंथ होगी। एक जो वेवलेंथ होगी, इस वेवलेंथ में, इस पूरे वेवलेंथ में टोटल आपका जो फेज डिफरेंस आता है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से एक दूसरी वेव चालू हो रही, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का फेज सेम है, सेम बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 2 पाई का। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फेज डिफरेंस कितना आ गया, 2 पाई का फेज डिफरेंस आ गया। और इतने का जो डिस्टेंस है, तो ये तो हो गया 2 पाई, तो फेज डिफरेंस हुआ, और ये लेंथ कितनी है, लैम्डा। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस आता है वो आता है 2 पाई का। इसका मतलब अगर हमारे पास डेल्टा एक्स इतना पाथ लेंथ का अगर डिफरेंस है, देखिए लैम्डा पाथ लेंथ के डिफरेंस में 2 पाई का फेज डिफरेंस आता है, तो डेल्टा एक्स का जो पाथ डिफरेंस रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस आएगा उसे हम लोग क्या लिख पाएंगे, जस्ट यूनिटरी मेथड से। देखिए लैम्डा पाथ लेंथ के लिए आपका 2 पाई फेज डिफरेंस,
तो यूनिट पाथ डिफरेंस में आपका जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा 2π/λ, एंड दैट इनटू हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है डेल्टा एक्स। सो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और यही जो फेज डिफरेंस है ये वाला, तो ये जो क्वांटिटी निकल गया, दिस क्वांटिटी, दिस इज आवर डेल्टा फाई। सो ये जो डेल्टा फाई है इसे हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे इस कॉस डेल्टा फाई में, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो इसी को मैं थोड़ा सा अब आगे लेके चलता हूँ। तो देखिए अब हमको क्या करना था, ठीक है। सो अब हम लोग एनालाइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या इंटेंसिटी हमें सुनाई देने वाली है। तो उस इंटेंसिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो डेल्टा वाई था उसे इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले के उसके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड आएगा, और उस एम्पलीट्यूड के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, हमें इंटेंसिटी मिलेगा। सो ये इंटेंसिटी ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। अब देखिए ज़्यादा कब मिलेगा इंटेंसिटी ज़्यादा या मैक्सिमम कितना मिल सकता है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिलेगा, देखिए ये इसमें A1 A2 ये तो फिक्स है, तो चीज़ें वेरी क्या करने वाली हैं, आपका डेल्टा फाई यही चीज़ वेरी करने वाला है, A1 A2 तो हमने फिक्स कर रखा है। सो अगर आपका डेल्टा फाई इस तरह से सेट हो जाएगा, कॉस डेल्टा फाई आ जाए एकदम मैक्सिमम, तो कॉस एक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका, जो मतलब सिनुसॉइडल फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर मिलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा। वहाँ पर क्या बन रहा है, वहाँ पर बन रहा है मैक्सिमा, उसे बोला जाता है मैक्सिमा। सो मैक्सिमा जहाँ पर बनेगा, मैक्सिमा जहाँ पर बनेगा वहाँ पर कॉस डेल्टा फाई ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस डेल्टा फाई 1 हो जाएगा। कॉस डेल्टा फाई जब 1 होगा तो यहाँ पर देखिए कॉस डेल्टा फाई 1 होने का मतलब क्या है, कॉस डेल्टा फाई 1 होने का मतलब है कि डेल्टा फाई क्या हो सकता है आपका, देखिए डेल्टा फाई हो सकता है आपका 0 हो सकता है, 2π हो सकता है, 4π हो सकता है। सो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली दिस इज नेचुरल मल्टीपल ऑफ 2π, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2nπ हो सकता है। मतलब डेल्टा फाई जब भी 2nπ होगा तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम मिलेगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम मिलेगी। सो इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, इस वाले मेरे डेल्टा फाई के डेफिनेशन से इसको मिला देता हूँ, सो दैट मुझे डेल्टा एक्स मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस। क्योंकि क्या होता है कि जो फेज डिफरेंस है वो भी एक अंदर की छुपी हुई चीज़ है, हमें जो दिखेगी दिखता है बाहर, वो दिखता है क्या, पाथ डिफरेंस दिखता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस के टर्म्स में फॉर्मूले याद करते हैं या फॉर्मूले लिखते हैं, क्योंकि जो डेल्टा फाई वो एक्चुअल में थोड़ा मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो कि क्लियरली आपको सामने नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको पाथ डिफरेंस के टर्म्स में लिखने के लिए इससे 2nπ जो डेल्टा फाई आया है उसको इससे इक्वेट कर देता हूँ, तो मुझे कंडीशन मिल जाएगी कि डेल्टा एक्स क्या होने वाला है। तो डेल्टा फाई मेरा जो था वो था 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 2nπ। इसमें से क्या चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं, इसमें से 2π कैंसिल होने वाला है, और फाइनली हमें मिलेगा डेल्टा एक्स बराबर मिल जाएगा ये डेल्टा एक्स बराबर n λ, ये मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है कि जब भी डेल्टा एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, वो भी मैं लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स इज नथिंग बट x2 - x1, इट इज पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेस। सो ये है क्या, डेल्टा एक्स क्या है, x2 - x1। सो x2 - x1 है जो कि है पाथ डिफरेंस, वो जब n लैम्डा के बराबर होगा तो वहाँ पर बनेगा क्या, मैक्सिमम इंटेंसिटी वहाँ पे सुनाई देगी, और इसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसको यहीं पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए आपको मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई दे, मिनिमम कब सुनाई देगी, सो उसके लिए वो जो कंडीशन होता है उसे हम लोग कहते हैं मिनिमा। सो मिनिमा में क्या होना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमा में क्या होना है, ये जो फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड का, वो एम्पलीट्यूड आपको मिनिमम हो जाना चाहिए। तो मिनिमम कब होगा, जब कॉस डेल्टा फाई मिनिमम हो जाए। तो कॉस का वैल्यू आपको मालूम है -1 से 1 तक जाता है, तो 1 ये मैक्सिमम हमने देख लिया। मिनिमा तब होगा जब कॉस डेल्टा फाई क्या हो जाए,
कॉस डेल्टा फाइव हो जाए -1, ये उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये जो ए है वो कम से कम निकल के आएगा। सो डेल्टा फाइव -1 कब होता है? आप चाहें तो यहाँ पे कॉस का एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, कॉस का ग्राफ बना सकते हैं। देखिए कॉस इस तरह से वेरी करता है, कॉस इस तरह से वेरी करता है, जिसमें ये होता है 0, ये हो जाता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है आपका 3 पाई। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो वैल्यू है ये है -1 वाला। तो कहाँ कहाँ पर कॉस जो है मिनिमम हो रहा है या -1 हो रहा है? वो हो रहा है पाई पर या 3 पाई पर। तो बेसिकली ये होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में ये मिनिमम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉस ऑफ डेल्टा फाइव -1 है, मतलब डेल्टा फाइव क्या होगा? डेल्टा फाइव होगा ऑड मल्टीपल, ऑड मतलब 2n + 1, ये हो गया ऑड नंबर। ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए? पाई होना चाहिए, तब मिनिमा अचीव होगा। और इसे हम लोग वापस से इसके बराबर कर देता हूँ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स से। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए था। सो वापस से मैं ये करता हूँ, क्या करूँगा इसको 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के बराबर इसे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2n + 1 पाई। तो अगेन देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा? यहाँ पे ये पाई कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा एक्स क्या निकल के आएगा? डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, देखिए ये होगा 2n + 1, ऑड नंबर हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए? λ/2। तो ये दूसरा रिजल्ट हमारे पास आ गया है कि जब भी जो पाथ डिफरेंस है वो क्या रहेगा? ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा, तो वहाँ पे मिनिमा बनेगा। और ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो ये बन जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे मैं लिख देता हूँ, दिस विल बी कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई है कि अगर हम मैक्सिमा या मिनिमा सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन बनने वाली है। मैक्सिमा का मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देना। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तब सुनाई देगा जब इस फॉर्मूले के हिसाब से कॉस डेल्टा फाइव मैक्सिमम होगा या 1 होगा। और उसके लिए कंडीशन क्या आएगी कि ये जो डेल्टा एक्स है, पाथ डिफरेंस इन इस वाले साउंड का और इस वाले साउंड वेव का जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर हो? n लैम्डा, मतलब 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम को सुनाई देगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। लेकिन यहीं पर मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई दे सकती है अगर यही डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर हो? ऑड मल्टीपल ऑफ किसके बराबर हो? λ/2 के। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो अब इसका थोड़ा सा मैं फॉर्मूला और आगे लिखता हूँ। फॉर्मूला किस चीज़ का? कि ये जो इंटेंसिटी है वो कितनी होने वाली है। यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। सो देखिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला इस तरह का होता है कि सबसे पहले मैं देखता हूँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या मिलेगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर यहाँ पर बात करें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा ए का जो फॉर्मूला है, ए का फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। ए का फॉर्मूला है ये वाला, ये हमारा फॉर्मूला है ए का। सो इसमें क्या होना चाहिए? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाइव, इस तरह से होना था। लेकिन यहाँ पे हमने कॉस डेल्टा फाइव को 1 पुट कर दिया है, मतलब जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये कॉस डेल्टा फाइव 1 के बराबर हो गया। सो ये सिंपली हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और ये कॉस डेल्टा फाइव तो 1 हो गया। तो दिस विल बिकम, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और वहाँ पे जो कॉस डेल्टा फाइव था वो तो 1 हो गया। सो a जो हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा a1 प्लस a2। तो ये यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या वहाँ पर क्या बन रहा है? मैक्सिमा। लेकिन वहीं पर अगर मिनिमा बन रहा है, अगर वहीं पर मिनिमा बन रहा है तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इस केस में, तो ये जो था ये मैक्स था, इसको मैं मैक्स लिख देता हूँ। ये जो मैक्स एम्पलीट्यूड मिलेगा
दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। उसी तरह से यहाँ पर जो मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कितना मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। सो मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कॉस डेल्टा फाई 1 हो गया था वो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ a1 माइनस a2 का स्क्वायर, ये इसे लिखा जा सकता है। सो अगेन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मिनिमम जो मिनिमम एम्पलीट्यूड जो हमें मिलेगा ये होगा a1 माइनस a2। दिस विल, या इसका मॉडुलस हम लोग ले सकते हैं, दिस विल बी मिनिमम एम्पलीट्यूड जो वहाँ पर हमको मिलने वाला है। और इसी की करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी होगी, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर एम्पलीट्यूड होता है। सो इसमें एक क्वेश्चन जैसे अगर आपको पूछा जाए कि भाई फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, तो उसमें क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का रेशियो निकाला जा सकता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आई मैक्स, इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आई मैक्स बाई आई मिनिमम बताइए, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशो, तो रेशो में जनरली पूछता है, तो इंटेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। सो अगर मैक्सिमम है तो सम कांस्टेंट इनटू a1 प्लस a2 का स्क्वायर कर किया जा सकता है, दैट डिवाइडेड बाई मिनिमम में अगर बात की जाए तो कांस्टेंट इनटू a1 माइनस a2 का स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है। सो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम जो होगा इसमें के को अगर कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 एंड दैट डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2 और इस पूरे का स्क्वायर। अगेन a1 और a2 को यहाँ पर रूट i1 और रूट i2 से रिप्लेस कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा अगली क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें आपको आसानी से ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हम लोग करते हैं। तो ठीक है, इसी को इलस्ट्रेट करने के लिए एक सिंपल से एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन में हमको दिया है कि S1 और S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में भी मैं बात करूंगा कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिसकी वजह से कहीं पर इंटरफेरेंस हो जाए, तो उसकी क्या कंडीशन होती है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी आप मान के चलिए कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। सो मान लीजिए S1 और S2 दो सोर्सेज हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी f है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए तभी यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है कि ये f कितना होना चाहिए। f जब भी बात हो रही है दो सोर्सेज के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है तो दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए तभी इंटरफेरेंस होगा। सो ये जो f है वो दोनों का है। तो आपसे पूछा गया है कि किस फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पहला पार्ट है, और किस फ्रीक्वेंसी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और ये जो सेटअप है वो फिक्स है, मतलब सोर्सेज भी नहीं मूव कर रहे हैं, ये पॉइंट भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब इनका जो ज्योमेट्रिकल सेपरेशन है, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स है, उसे हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था कि जैसे पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये हमने लिखा था कि जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, मतलब नेचुरल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। तो वो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है, तो देखिए S1P ये एक पाथ लेंथ हो गया, इसे हम लोग x1 बोल सकते हैं, लेट अस से दिस इज x1। और इसी तरह से ये S2P, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो S2P एक दूसरा पाथ हो गया, ये S2P, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं x2। सो जो पाथ डिफरेंस होना था डेल्टा x, जिसे हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए n लैम्डा के, ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। सो लैम्डा कितना होता है, लैम्डा होता है
v बाई एफ, सो इसे लिखा जा सकता है n इंटू वी वेलोसिटी ऑफ वेव दैट डिवाइडेड बाई एफ, जो कि क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सो ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो n इंटू वी बाई एफ के बराबर होना चाहिए। अब ये जो x2 माइनस x1 है, इसे हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। v दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ साउंड, सो x1 तो 3 मीटर था और x2 को आप निकाल सकते हैं। देखिए s2 यहाँ से जो वेव जाएगा वो इस तरह से जाएगा, तो ये उसका पाथ लेंथ है। s1 से वेव इस तरह से जाएगी तो ये इसका पाथ लेंथ है। तो आप निकाल सकते हैं 3 और 4 है, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे तो ये 5 मीटर आ जाएगा। सो x2 माइनस x1 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2, 5 माइनस 3 दैट इज 2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू n इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है 330 एंड दैट डिवाइडेड बाई f। सो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा वो आएगा 330 बाई 2 इंटू एन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होगी, एन की वैल्यू आपको डालनी है 1 2 3 इस तरह से, और उस सारी फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है, मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड की सुनाई देने वाली है। दूसरे पार्ट में अगर हम लोग सॉल्व करें, दूसरे पार्ट में आपको बोला गया है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस है वो होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड नंबर हो गया 2n+1, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। सो डेल्टा एक्स तो फिक्स है, इट इज 5 माइनस 3 दैट इज 2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, ये ऑड नंबर लिख लेते हैं 2n+1 इंटू 1/2, और लैम्डा जो होता है दैट इज v बाई एफ। सो v 330 लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड दैट डिवाइडेड बाई एफ। सो फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर केस के लिए निकल के आएगा, देखिए 2n+1 अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटू 330। तो इस तरह की जब भी फ्रीक्वेंसी होगी, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 2 3 4 डालते जाइए, तो इस तरह की जब भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मिनिमा होगा, या आपको बहुत ही कम साउंड जो है सुनाई देने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से आगे चलते हैं और अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। Light from two sources, each same frequency traveling in same direction with intensity ratio 4:1 interfere. Find ratio of maximum to minimum intensity. So दो लाइट सोर्सेज जिनकी इंटेंसिटी का रेशियो है 4:1, मतलब आपको गिवन है I1 बाई I2, ये गिवन है 4:1, ये हमको गिवन है। अब जब इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहाँ पे कहीं कहीं पे मैक्सिमा बनेगा और कहीं कहीं पे मिनिमा बनेगा, तो हमको मैक्सिमा से मिनिमा का जो इंटेंसिटी का रेशियो है ये फाइंड करना है। सो जो मैक्सिमा जहाँ पर बनेगा वहाँ पे एम्पलीट्यूड सीधे जुड़ेंगे, मतलब वो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, और मिनिमा जहाँ बनेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा A1 माइनस A2, और इसका स्क्वायर होगा, मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो ये हमको समझ में आना है कि मैक्सिमा जहाँ पे इंटेंसिटी हो रही है, मतलब वहाँ पे दोनों एम्पलीट्यूड सीधे सीधे जुड़ रहे हैं और उसका स्क्वायर हो रहा है, जबकि मिनिमा में एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उसका स्क्वायर हो रहा है, और उन दोनों का रेशियो हम निकाल रहे हैं। और इसी तरह से जो इंडिविजुअल अगर इंटेंसिटी की बात करें, तो जैसे इंडिविजुअल इंटेंसिटी जैसे A1 के करस्पॉन्डिंग I1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, या A1 को लिखा जा सकता है प्रोपोर्शनल टू रूट I लिखा जा सकता है, रूट I1, या A1 किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू K रूट I1 लिखा जा सकता है। इसी तरह से A2 को लिखा जा सकता है K रूट I2। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं A1 और A2 का, इसको हम लोग अगर यहाँ पे फीड कर दें, सो I मैक्स अपॉन I मिनिमा, ये क्या होने वाला है, देखिए A1 की जगह आप डाल सकते हैं K रूट I1 प्लस A2 की जगह आ जाएगा K रूट I2, एंड दैट डिवाइडेड बाई K रूट I1 माइनस K रूट I2, और इस पूरे का स्क्वायर। K अपन कैंसिल कर देंगे थ्रू आउट। सो I मैक्स अपॉन I मिनिमम का जो रेशो है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला ही होता है, रूट I1 प्लस रूट I2, एंड दैट डिवाइडेड बाई रूट I1 माइनस रूट I2, और इस पूरे का स्क्वायर। इसे एक बार फिर से क्या कर सकते हैं,
रूट i2 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। तो ये किस तरह का दिखेगा, देखिए यहाँ पे रूट के साथ ये हो जाएगा i1 अपॉन i2, i1 अपॉन i2 प्लस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाई यहाँ पे होगा रूट i1 अपॉन i2 और माइनस 1, और फाइनली दिस विल बिकम, अब देखिए सॉरी यहाँ पे ये रूट i2 नहीं होगा, रूट i1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर सिंपल होगा i2। सो i1 बाई i2 4/1 है, तो रूट ऑफ i1 बाई i2 क्या हो जाएगा 2/1 या 2 लिखा जा सकता है। सो दिस विल बी, और इसका स्क्वायर ये मैं भूल गया था, सो दिस विल बी 2 + 1 अपॉन 2 - 1 और इस पूरे का स्क्वायर, सो दिस विल बी 3/1 का स्क्वायर और आंसर हो जाएगा 9/1। सो दिस विल बिकम आवर फाइनल आंसर। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी विल बी 9:1। ठीक है, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम लोग यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन हम लोग निकाल सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार अपना 11th का जो पोर्शन था साउंड वाला वो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपने ज़रूर वहाँ पे किए होंगे। अब आगे चलते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो इंटरफेरेंस होना है, उस इंटरफेरेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशन, मतलब कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन होगी जब जो वेव है वो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन ये शो करने वाला है। सो उसके लिए जो कंडीशन होती है उसे हम लोग कहते हैं कोहेरेंस। मतलब जब भी दो सोर्सेस कोहेरेंट होंगे, ऐसा हम लोग कहते हैं, तभी वो क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे, अदरवाइज वो नहीं बनाएंगे। तो डे इन डे आउट में आप देखते हैं हमारे पास जो लाइट बल्ब्स जो लगी होती हैं हमारे घर में, तो उनसे अगर हम दो सोर्सेज जनरेट करें, दो सोर्सेज जनरेट करने का मतलब होता है कि यहाँ पे आपने एक बल्ब या कोई भी एक लाइट सोर्स यूज़ किया और यहाँ से जो लाइट निकल रही है उसे एक इस तरह से एक कोई कार्डबोर्ड या कोई कुछ भी एक स्क्रीन ले लीजिए और वहाँ पे इस तरह से दो होल बना दीजिए जहाँ से ये लाइट पास होके अलग से सोर्स बना लेगी। और हम चाहें कि इससे हमको यहाँ पर कुछ इंटेंसिटी में वेरिएशन दिखाई दे, यहाँ पर कुछ कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा इस तरह का कुछ बने, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मल बल्ब्स में, हमारे बल्ब जो हमारे पास होते हैं घरों में, उसमें ये नहीं होता है क्योंकि वो इनकोहेरेंट होते हैं। सो हमको ये समझना ज़रूरी है कि कोहेरेंस और इनकोहेरेंस ये क्या चीज़ होती है। सो इंटरफेरेंस पैटर्न तभी बनेगा जब दो सोर्सेज में कोहेरेंस होगा। सो कोहेरेंस को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जैसे दो सोर्सेज हमारे पास, दो सोर्सेज लाइट के हो सकते हैं, साउंड के हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक सोर्स है, एक सोर्स की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस है। लेट अस से एक सोर्स की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऊपर की तरफ डिस्टर्बेंस है, या ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, कोई भी एक चीज़ होगी। और मान लीजिए जो दूसरा लाइट सोर्स है उसकी वजह से भी वहाँ पर ऊपर की तरफ डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये दोनों डिस्टर्बेंस उस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और वहाँ पर समेशन में एक बड़ा डिस्टर्बेंस, मान लीजिए एक की वजह से डिस्टर्बेंस 1 सेंटीमीटर था, दूसरे की वजह से 1 सेंटीमीटर था, तो दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस वहाँ पे वो 2 सेंटीमीटर हमको वहाँ पे मिलेगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये देखिए, ये डिस्टर्बेंस तो चेंज होने वाला है, क्योंकि वेव में तो ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस रहता है। ये जो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का डिस्टर्बेंस था, या मान लीजिए ये पूरा एम्पलीट्यूड था उसका 1 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए मैक्सिमम डिस्टर्बेंस था उसका, तो ये 1 सेंटीमीटर से कम होगा, फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव भी होगा। उसी तरह से जो दूसरा सोर्स था उसकी वजह से भी पहले पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव से 0 होगा और नेगेटिव होगा। अब ऐसे समझिए, एक की वजह से ये डिस्टर्बेंस ऊपर की तरफ है, दूसरा की वजह से डिस्टर्बेंस ऊपर की तरफ है, तो दोनों जुड़ के पॉजिटिव में 2 बना इधर। ये 2 कुछ समय बाद 0 होना चाहिए, 0 होके दोनों मतलब फिर -2 भी होना चाहिए एक साथ। ये तभी हो सकता है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब जितने देर में ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपने 0 होके -1 हो जाता है, जैसे ये +1 है तो +1 से 0 होके -1 हुआ, उतने ही टाइम में ये जो दूसरे वाले का +1 था वो +1 से 0 होके -1 होगा। तो दोनों हमेशा क्या करेंगे, एकदम सेम तरीके से। ये जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा था तो
दोनों जुड़ रहे थे, है ना, उसी पार उसी दोनों जुड़ रहे थे, उसके बाद दोनों क्या हो रहे थे, जीरो हो रहे थे साथ में, उसके बाद दोनों साथ में क्या हो रहे थे, माइनस हो रहे थे। तो ये दोनों सिंक में चलते रहेंगे इस तरह से। लेकिन क्या हुआ, मान लीजिए एक 1 हुआ, दोनों 1 थे इस तरह से, तो दोनों एक टाइम पे तो जुड़ गए। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, ये 1 वाला जब जीरो हो के मान लीजिए नेगेटिव हुआ, तब तक ये वाला 1 से नेगेटिव ना होने के बजाय सिर्फ जीरो होके रह गया। तो ये तभी होगा ना जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये अब नेगेटिव हो गया। अब जब तक ये नेगेटिव होगा पूरा, तब तक ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव होगा तब तक ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक टाइम में ये कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं और दूसरे टाइम में ये डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं। तो ये फटाफट ये जब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता रहेगा तो इतनी तेज़ी से होता है ये, मतलब 1 सेकंड में लाखों करोड़ों बारी हो जाएगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि कब कहीं पे ब्राइट हो गया और कब कहीं पे डार्क हो गया। तो इस तरह का जो चीज़ होता है इसे हम लोग बोलते हैं इनकोहेरेंस। ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं कि ये जो दोनों सोर्सेज हैं वो इनकोहेरेंट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। लेकिन अगर दोनों सोर्सेज ऐसे सेम फ्रीक्वेंसी में बढ़िया चल रहे हैं कि दोनों के एक साथ ऊपर होता है तो इसका भी ऊपर होता है, एक साथ ये जब जीरो होता है तो ये भी जीरो होता है, उसका ये नेगेटिव होता है तो दूसरा भी नेगेटिव होता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी जब सेम होगी तो इस तरह से दोनों का जो रिजल्ट होगा वो कंसिस्टेंट रिजल्ट हमको देगा। मतलब कहीं पर अगर मैक्सिमम बढ़ रहा है तो कंटिन्यूस हमको वहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, या कहीं पे मिनिमम मिल रहा है तो वहाँ पे कंटिन्यूस हमको मिनिमम मिलेगा। तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेज। सो कोहेरेंट सोर्सेज को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक तरीका ये है कि कोहेरेंट सोर्स वो कहलाएंगे जिनसे हमको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिले। मतलब कहीं पर इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है कि कहीं इंटेंसिटी ज़्यादा कम इस तरह की चीज़ हो रही है तो हमको देखने को मिले, हम उसको ऑब्जर्व कर पाएँ, तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोल देंगे, कोहेरेंट सोर्सेज। और इसी के अगर टेक्निकल में जाएं कि कोहेरेंट सोर्सेज होंगे कैसे, तो कोहेरेंट सोर्सेज वो होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और इनिशियल फेज डिफरेंस, मतलब उनमें टाइम के साथ फेज डिफरेंस नहीं आएगा, तो वो कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे। तो इसको हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखा है कि टू सोर्सेज विच वाइब्रेट विद अ फिक्स्ड फेज डिफरेंस, मतलब समय के साथ उनके फेज डिफरेंस में चेंज नहीं आ रहा है। मान लीजिए शुरू में उनका फेज डिफरेंस कुछ था, π/2 था या पाई था, तो समय के साथ उनके बीच में वही फेज डिफरेंस रहे और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये बोलने का मतलब ये है कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो फेज डिफरेंस बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी उनकी सेम होनी चाहिए। द फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट कमिंग फ्रॉम सच सोर्सेज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, समय के साथ उनका फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सोर्सेज को हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज में क्या मिलेगा आपको मिलेगा सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उसके बाद आपको मिलना चाहिए उसके बाद आपको मिलेगा सेम फ्रीक्वेंसी के साथ सेम वेव फॉर्म, ये भी होना चाहिए। जनरली हम लोग सिनुसॉइडल वेव पढ़ते हैं तो ऐसा वेव फॉर्म की बात नहीं आती है, लेकिन वेव फॉर्म सेम होना चाहिए, सेम वेव फॉर्म होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी। और होना चाहिए क्या, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये जब होगा तभी उन सोर्सेज को हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। सोर्सेज कोहेरेंट या इनकोहेरेंट कैसे होते हैं, ये थोड़ा डिटेल में जाने वाली बात है कि एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट जहाँ से भी एमिट होता है, एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ पे कुछ एटम्स होते हैं, एटम्स के आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कहीं से एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी आप कहीं से भी दे सकते हो, जैसे आपने हीट एनर्जी दे दिया या कोई और आपने यहाँ पे कोई रिएक्शन हुआ जिससे एनर्जी निकली, एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाते हैं और वहाँ से जंप करते हैं। इस दौरान जो फोटॉन्स रिलीज होते हैं वही जो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट होता है। सो इन चीज़ों में जब तक सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तब तक सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते। इसलिए क्या होता है, कभी भी दो डिफरेंट सोर्सेज जैसे S1 और S2, मान लीजिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, मान लीजिए कैंडल है, दूसरा कैंडल है, ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। दो अलग सोर्सेज कोहेरेंट कभी नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स एक्साइट और डी एक्साइट हो रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट और डी एक्साइट हो रहे हैं उनके बीच में टाइम लैग हो सकता है और इसकी वजह से ये कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। सो दो कोहेरेंट सोर्सेज हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, तो हम क्या लेते हैं, एक सोर्स लेते हैं, उस सोर्स से जो लाइट निकल रहा है उस लाइट को दो स्लिट्स से पास कराते हैं इस तरह से, तो वो दो सोर्स में तब्दील हो जाता है और इस तरह से ये जो लाइट निकलती है, तो ये एक सिंगल पॉइंट सोर्स होता है, यहाँ से दो लाइट इस तरह से निकल रही है, तो अब ये दोनों
कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं, ये कोहेरेंट सोर्सेज में जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर आपको स्क्रीन में पैटर्न देखने को मिलता है। सो कोहेरेंट सोर्सेज मेनली आपका होता है, जो लेज़र होता है वो कोहेरेंट सोर्स होता है। सन जो है वो कोहेरेंट भी होता है और इनकोहेरेंट भी हो जाता है। सन कोहेरेंट कब होगा, जब मान लीजिए सन से आप लाइट ले रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए सन से लाइट आ रही है तो आप बहुत ही छोटे पिन होल से पहले उस लाइट को पास कराएंगे। अगेन आप 2 पिन होल यहाँ पर जब बनाएंगे तो यहाँ से, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही छोटा होना चाहिए, तब इस केस में ये दोनों कोहेरेंट हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए सन की लाइट आ रही है और आपने डायरेक्टली इसको 2 दूर दूर रखे पिन होल से ऐसे पास करा दिया, तो ये जो लाइट होगी ये क्या हो जाएगी, ये इनकोहेरेंट हो जाएगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो डायरेक्ट सनलाइट होगा वो इनकोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसी सनलाइट में से एक पॉइंट से आप एक नया सोर्स जनरेट कर लें और उस नए सोर्स से अगेन 2 नए सोर्सेज जनरेट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, ये उस केस में कोहेरेंट सोर्सेज बन जाएंगे। तो ये होते हैं कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिनसे हमको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। इसके अलावा एक टर्म और हमको ध्यान रखना है और वो होता है मोनोक्रोमैटिक। सो मोनोक्रोमैटिक क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक वो लाइट होती है जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी। सो सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होगी वो सिंपल क्या कहलाएगी, पॉलीक्रोमैटिक। तो पॉलीक्रोमैटिक कौन सा होता है, आपका जो वाइट लाइट होता है, वाइट लाइट जो होता है वो पॉलीक्रोमैटिक होता है। सो सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट हम लोग निकालते हैं लेज़र सोर्सेज से, जो होती है वहाँ से सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हम लोग निकालते हैं। और पॉलीक्रोमैटिक तो वाइट लाइट, जैसे आपका वाइट बल्ब हो गया या सन से जो लाइट आ रही है वो पॉलीक्रोमैटिक लाइट होती है। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो पॉलीक्रोमैटिक लाइट है वो भी कोहेरेंट सोर्स हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोहेरेंट सोर्स है तो मोनोक्रोमैटिक लाइट ही हो, लेकिन हम जो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, जिसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, मतलब एक सिंगल पर्टिकुलर कलर होगा और वो कोहेरेंट सोर्स होगा। सो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में पर्टिकुलरली हम लोग शुरू करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।